साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस 1973 के बारे में। इस केस का बैकग्राउंड क्या है साथियों? 1963 में केरला की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया और इस कानून का नाम था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। नाम से क्लियर है, लैंड रिफॉर्म एक्ट। और उस टाइम की अगर हम बात करें तो लैंड रिफॉर्म का क्या मकसद था? जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं उनसे कुछ ज़मीनें लेके जिनके पास कुछ भी नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो केरला का जो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसका भी यही सब्जेक्ट मैटर था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या था कि चाहे हम केरला की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, उस समय के इनफैक्ट जितने भी स्टेट्स थे जहाँ पे ये लैंड रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, वहाँ के जितने भी ऐसे लोग जिनसे ज़मीनें ली जा रही थी वो सीधे भाग रहे थे कोर्ट में। और उनके पास एक, आप कह लीजिए, एक रीज़न भी था जाने का। क्यों? क्योंकि उस समय की अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, मतलब कि हम 1978 से पहले पहले के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंगली राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये आपका फंडामेंटल राइट था। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ले ले कोई कानून बना के, तो आप सीधा कोर्ट में जाओगे क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। आर्टिकल 32 आपको सीधा अलाउ करता है कि सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना नहीं करेगा क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे लोग कोर्ट में जा रहे थे सीधा। तो अब गवर्नमेंट करे क्या? तो गवर्नमेंट के पास फिर ये ऑप्शन था कि अगर हम ऐसा करें कि अगर जो ऐसे कानून बनाए जाएंगे, लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे, अगर हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर दें कि उसका जुडिशियल रिव्यू ही ना हो, तो पूरा मामला ही जो जो है ये हल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पता है साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला अमेंडमेंट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके थ्रू 9th शेड्यूल ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और 9th शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर क्या था कि अगर आप लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाते हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, अगर आपने उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा। अब इसको आप ऐसे समझें कि नॉर्मली क्या है कि अगर किसी स्टेट ने कानून बनाया, लैंड रिफॉर्म वाला कानून बना दिया, आपसे आपकी ज़मीन ले ली, आप सीधे कोर्ट में जा रहे थे, कोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में आ रहा था क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया और 9th शेड्यूल का मतलब हुआ नो जुडिशियल रिव्यू। नो जुडिशियल रिव्यू। तो अब आपकी ज़मीन अगर ले ली जाए इस प्रोसेस के साथ तो आप कोर्ट में जाओगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि 9th शेड्यूल में जो एक्ट रखे जा रहे हैं उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है। तो बंदा करे क्या? तो केरला की गवर्नमेंट ने केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया और इसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। और इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एडनीर मठ था वहाँ पे, उसकी कुछ ज़मीन जो थी वो एक्वायर कर ली। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का जो प्रीस्ट होगा, जो पुजारी होगा, उसको दिक्कत होगी। और फिर वहाँ के जो पुजारी थे उनका नाम था केशवानंद, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो थे ये सीधे चले गए कोर्ट में। अब देखो, कोर्ट में तो जा सकते हैं ना सीधा, 9th शेड्यूल में रख दिया, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट अभी तो वैलिड है ना, अभी डिलीट थोड़ी हुआ है। तो ये चले जाएंगे कोर्ट में। तो केशवानंद भारती जो हैं ये चले जाते हैं कोर्ट में। तो जब ये कोर्ट में जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि मेरे आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 19 का हो रहा है वायलेशन, इसको कंसिडर किया जाए। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 25 और 26 का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं इंडिविजुअल के केस में, ठीक है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी दूसरे धर्म में जा सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो। आर्टिकल 26 जो है ये डील करता है, रिलीजियस फ्रीडम की बात तो करता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? एक एक इंस्टीट्यूट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो केशवानंद भारती का कहना था कि भाई देखो आर्टिकल 25 और 26 इस तरीके से मेरा वायलेट हो रहा है क्योंकि अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ज़मीन चाहिए, मेरी ज़मीन मेरे से छीन ली गई। और ऐसे ही 26 के अकॉर्डिंगली राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए मुझे ज़मीनें चाहिए, वो ज़मीन मेरे से छीन ली गई है। तो इस तरीके से आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन हो रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो था साथियों आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 19 में राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसको फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया था। तो केशवानंद भारती कहते हैं कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे से ज़मीन कैसे ली जा सकती है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे कुछ कहना चाहिए। दूसरा, फिर केशवानंद भारती ने बोला कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये 24, 25 और 29 नंबर का जो ये अमेंडमेंट किया है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको भी डिलीट किया जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये 24, 25, 29 नंबर का अमेंडमेंट किया है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए 24 नंबर का जो अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है, और जब अमेंडमेंट करके जो कानून बनेगा उसको हम लॉ कंसिडर नहीं करेंगे अंडर द आर्टिकल 13। अब देखो इन दोनों चीज़ों को समझे पहले। देखिए इससे पहले ना हमने गोलकनाथ केस देखा। गोलकनाथ केस में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे। अमेंडमेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा, जब भी ऐसा कानून बनाया जाएगा तो उसको हम आर्टिकल 13 के तहत लॉ कंसीडर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 13 क्या है। तो आर्टिकल 13 में साथियों लिखा है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट वुड बी वॉइड। तो ऐसे कोई भी कानून, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंटर की गवर्नमेंट बनाए, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चले जाए तो उतने प्रोविजन को डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये 24 नंबर का अमेंडमेंट क्या कहता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हो तो उसको लॉ ही नहीं कंसीडर करेंगे आर्टिकल 13 के तहत। तो इसका मतलब आर्टिकल 13 की तो वैल्यू खत्म होगी यहाँ पे। इसका मतलब फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला अगर आप कानून बना दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो लॉ है ही नहीं आर्टिकल 13 के अंडर। तो स्वाभाविक सी बात है केशवानंद भारती बोलेगा कि भाई इसको डिलीट करो, ये तो गलत है। ऐसे ही 25 नंबर का जो अमेंडमेंट था, इसने अलाउ कर दिया कि अब गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर सकती है फॉर पब्लिक यूज़ टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39 बी एंड सी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल बी एंड सी क्या है 39 का। तो देखो आर्टिकल 39 बी और सी जब पढ़ते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बी और सी बेसिकली क्या बात करते हैं, ये बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल बी अगर आप पढ़ोगे 39 आर्टिकल का, तो आर्टिकल 39 बी में लिखा हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये इस तरीके से होना चाहिए कि सबका वेलफेयर हो। तो ये तो एक अच्छी बात है। और ऐसी अगर हम बात करें, आर्टिकल 39 सी क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए। दोनों आर्टिकल का पर्पस तो सेम ही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हुए अगर कोई गवर्नमेंट कानून बनाए और वहाँ पे प्राइवेट लैंड को अगर एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। तो केशवन ने बोला कि इस अमेंडमेंट को डिलीट कर दो, ये मेरे राइट टू प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। फिर आता है 29 का अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 29 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसने केरला के 2 कानूनों को 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया, जिसमें से एक ये केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट भी था। तो केशवानंद भारती ने बोला भाई इन तीनों को पहले डिलीट करो, ये तीनों मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। केशवानंद भारती केस अभी तक के इंडिया के जुडिशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच थी, जिसमें 13 जज थे, ये भी याद रखना है आपने। जजमेंट जो आया था ये 7-6 के मेजोरिटी से आया। अब ये सारा का सारा जजमेंट है, अब रीड करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या इस केस में। तो देखो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, ये पार्लियामेंट के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, और ये जो अमेंडमेंट एक्ट होगा ये आर्टिकल 13 के तहत इसको लॉ कंसिडर नहीं करेंगे। पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कीपिंग इन माइंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये अगली स्लाइड में हम देखते हैं। और ऐसा जो अमेंडमेंट होगा इसको हम 13 जो आर्टिकल है इसके तहत लॉ कंसीडर नहीं करेंगे। फिर सवाल आता है कि जो केशवानंद भारती ने सवाल उठाया था कि ये 24 नंबर का अमेंडमेंट, 25 नंबर का अमेंडमेंट, 29 नंबर का जो अमेंडमेंट है इसको इनवैलिड करार किया जाए कि ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो ये 25 नंबर का जो अमेंडमेंट था इसका सेक्शन 3 और इसका जो दूसरा पार्ट था उसको इनवैलिड करार दिया गया। ठीक है, इसको इनवैलिड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब भी आप, ये जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया आर्टिकल 39 BC, तो आर्टिकल 39 BC को अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बनाते हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा। ये प्रोविजन कहता था। सेक्शन 3 का पार्ट 2 जो था 25 नंबर का जो अमेंडमेंट था वो ये कहता था कि अगर 39BC के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर आप कोई कानून बनाते हो तो उस कानून का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो फिर कोर्ट का क्या काम रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वाला जो प्रोविजन है ये गलत है, बाकी सभी को उसने अपहेल्ड किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 13 में कोई भी अगर लॉ आप रखते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू अब से होगा। ठीक है, पहले क्या था, नहीं होता। इसीलिए तो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को भी 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू अब होगा सभी का। फिर एक सवाल ये भी उठा था कि क्या प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल प्रियम्बल जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर नाम से क्लियर है। कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें, कुछ बहुत सी बेसिक सी प्रिंसिपल्स, जो बहुत ही बेसिक से वैल्यूज़ हैं जो कि देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें भी अमेंडमेंट कर दोगे, अगर उसको भी डिलीट अगर आप कर दोगे तो देश को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है कि आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसको अमेंड करके आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये कौन कौन से टर्म्स हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं है, देखो आज के टाइम में इंडिया में सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। लेकिन अगर मान लो कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना दे और उस कानून में ऐसा लिखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुड बी द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इवन सुप्रीम देन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, देखो कोई सॉवरेन बॉडी कैसे होती है? कोई सॉवरेन बॉडी कब कहलाएगी? जब वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो 100% फ्री हो, चाहे अपना इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो। तो अगर कानून बना के कुछ ऐसा लिखा जाए कि हम डोमिनियन बन जाते हैं, हम किसी की कॉलोनी बन जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉवरेनिटी जो है ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर अगेन रिपब्लिक, मेरे ख्याल से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, फ्री जुडिशरी हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फेडरलिज्म हो गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब कुछ याद करना है आपने। ये तो सिर्फ हम केशवानंद भारती केस की बात कर रहे हैं। उसके बाद में अलग अलग केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। डिफाइन करने का मतलब है कि वो जो एलिमेंट्स हैं उसको बताया गया है कि इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। ये ना सब कुछ आपने रट लेना है। यहाँ से पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि बताओ जी बेसिक स्ट्रक्चर का क्या क्या पार्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, इतना जब कुछ हो गया तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा अब हम अपनी पावर का दिखाते हैं तुम्हें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस समय E.N. रे करके एक जज थे, उनको इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। क्यों कंट्रोवर्शियल था? क्योंकि नॉर्मली जब आप सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ते हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, और वो क्वालिफिकेशन क्या है? वो है सीनियोरिटी। E.N. रे से अभी 3 और जज थे जो कि सीनियर थे, तो इनका बनता नहीं था, लेकिन इनको बना दिया इन्होंने जज। क्यों बनाया? ये दिखाना चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, फिर किया 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो 42nd नंबर के अमेंडमेंट से तबाही हुई थी वो आप सभी को पता ही है। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।